हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। पीडीएफ को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। सारा का सारा मटेरियल आपको फ्री दिया जा रहा है। आप चाहो तो पीडीएफ भी ले सकते हो या हमारे प्रैक्टिस सेट से भी डेली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। जो भी टॉपिक आप बोलोगे उसके ऊपर आपके लिए क्लास बना दी जाएगी। तो जब इतना हम आपके लिए कर सकते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपका भी बनता है। तो अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो सुबह को 7 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है, सुबह को 9 बजे होती है रीजनिंग की और शाम को 7 बजे होते हैं हमारे साइंस के क्वेश्चन। आपकी ही डिमांड पर साइंस के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आपने बोला था कि साइंस के क्वेश्चन की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाए, तो मैं उसकी संख्या भी आपके लिए बढ़ा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है। द्रष्टव्य का मतलब होता है कि हमको देखने को मिलना, कहाँ दिखा। तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ देखने को मिला था? ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या फिर महाभारत में। देखिए, अगर बात की जाए संस्कृत भाषा की तो ये मिला था हमको ऋग्वेद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा का शुद्ध रूप किससे पता चलता है? हमको लिपि से पता चलता है भाषा के शुद्ध रूप का, व्याकरण से पता चलता है, लिखित भाषा या हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान इनमें से किसी से पता नहीं चलता। तो देखिए, आपको पता है कि हमको भाषा के शुद्ध रूप का पता चलता है व्याकरण से। अगर हमारी व्याकरण अच्छी होगी तो जैसे व्याकरण में हम पढ़ते हैं वर्तनी, तो जब वर्तनी ही हमको पता होगी तो शुद्ध रूप भी हमको पता होगा, तत्सम तद्भव हमको पता होंगे, तो हम शुद्ध रूप भी पता कर पाएंगे। तो किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही नहीं है? अब देखिए, जब मैंने आपको वर्णमाला कराई थी, 3 पार्ट में डिवाइड करके कराई थी और इतने अच्छे तरीके से कराई थी और ट्रिक के साथ भी आपको समझाया था ताकि आप कुछ भूलो ना। तो मैंने आपको वहाँ एक ट्रिक बताई थी, कै चे टे ते पे, कचट तप। अब देख लेना है कि कै चे टे ते पे कौन सा वर्ग दे रखा है। तो कै वर्ग, चे वर्ग, टे ते पे, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। यहाँ पर देखिए तो चे वर्ग, कैसे कै वर्ग, चैसे चे वर्ग, टैसे टे वर्ग, तैसे तै और पैसे पै वर्ग। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। कै वर्ग कै खे गे वाली, चे वर्ग चे छे जै, टे ठे डे, ते थे दे, पै फे बे। ये सारे के सारे आपके 5 वर्ग। और इनके लिए एक और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जब आप इनको पढ़ते हो कि कै वर्ग किस वर्ग में आता है, तो ये आता है आपका कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। 2 चीज़ें आपको याद करनी थी, कचटतप और केटीएम। तो केटीएम आप सभी को बहुत पसंद होती है, तो आपके अगर दोस्त के पास केटीएम है तो आप उससे बोलोगे कि हमको भी केटीएम चलाने को दो, यानी केटीएम दो। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, कै चे टे ते पे और केटीएम 2। आप यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन उठा सकते हो, तो वर्ग वाले, और जब आपसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य या ओष्ठ्य इनमें से कोई सा भी पूछता है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। कै के सामने के आ जाएगा, चे के सामने टी, टे के सामने एम, तै के सामने डी और पै के सामने ओ। तो कै वर्ग कंठ्य, चे वर्ग तालव्य, टे वर्ग मूर्धन्य, तै वर्ग दंत्य और पै वर्ग ओष्ठ्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ आ गया होगा। और बाकी के ट्रिक्स भी अगर इसी टाइप के आप देखना चाहते हो तो वर्णमाला जा कर के देख लेना, मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा वर्णमाला की वीडियो। ठीक है,
प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक, वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हो हिंदी टॉपिक वाइज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। अब देखिए दंत्य, बात की जा रही है दंत्य की, तो दंत्य कहाँ आता है हमारा, लास्ट में तो, और ये क्या आता है, लास्ट में आता है तय पे। तो आपको पे और ओ को भूल जाना है, यानी कि जब हमने पढ़ा था कचट तप, तो यानी कि लास्ट में तप था और केटीएम 2 था, तो तय वाला हमारा आएगा दंत्य के सामने। हमसे पूछा क्या गया है, दंत्य नहीं है। अब यहीं पर देख लेना है कि तय वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तय आता है, थ आता है, थ इसमें दिया नहीं गया, द थ द ध न, ना ही इसमें ध दिया गया है, इसमें दिया है ट। और ट हमारा किस में आता है, तो ट आता है हमारा कचट और के टी एम, यानी कि एम के सामने आ गया, तो ये आ गया हमारा मूर्धन्य में। अब देखिए कितना आसान हो जाता है आपके लिए, सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, के टी एम 2, बाकी कै वर्ग च वर्ग ये तो आपको पता ही है, इसके सामने ही आपको के टी एम 2 लिख देना है, कंठ्य तालव्य पे मूर्धन्य। बाकी के जो भी हैं अनुस्वार अंतस्थ, ये सारे के सारे मैंने आपको वर्णमाला की क्लास में करा दिए थे, जा कर के एक बार जरूर देख लेना, जरूर से जरूर। और जो वर्णमाला का तीसरा पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट में हमने डिवाइड कराई थी, जो तीसरी क्लास है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट तभी बनेगी जब आप उसको शुरू से देखते हो, तो सारा का सारा निचोड़ आपको तीसरे पार्ट में मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले पहला और दूसरा देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद तीसरा, तो ये तीनों के तीनों आपको देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो प्लीज़ देख जरूर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे ही आपसे शुद्ध वर्तनी वाला पूछे तो एक बार आपको तो हल्का हल्का सारे ऑप्शन को देख लेना है, जिसको बोलते हैं सरसरी निगाह से। तो आपको देख लेना है, आपको ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया है उपर्युक्त, उसको खुद से लिख करके देखना है कि उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है। उसके बाद ऑप्शन पर जाना है, तो देखिए ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों के दोनों सेम सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, इसमें भी एक कंडीशन होती है कि जो पहले वाला होता है, जो पहले सही वाला होता है उसी को टिक करना है, डी ऑप्शन के साथ आपको नहीं जाना है। हालांकि दोनों ही सही है, फिर भी ऑप्शन ए के साथ जाना है, क्योंकि ए के 70% चांसेज हैं ज़्यादा सही होने के, क्योंकि ये पहले आ गया। अगर आयोग में बात जाती है, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाता है, तो आयोग बोलेगा कि जो पहले आपको दिख रहा है उसको ही टिक करना है, क्योंकि ए ऑप्शन के बाद तो बी ऑप्शन देखोगे। जब हमको ए ही ऑप्शन सही मिल गया तो हम डी तक जाए ही क्यों, इसलिए आपको पहले वाले को ज़्यादा वरीयता देनी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्तनी शुद्धि की अगर मैं बात करूं तो वो भी मैं आपको करा चुका हूं, जा करके देख लेनी है, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनमें बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो फिर से आपको शुद्ध शब्द बताना है, और इस बार सारे के सारे शब्द अलग अलग दिए गए हैं, तो फटाफट से आंसर करना है कि कौन सा हमारा सही शब्द होगा। सबसे पहला है यानी। तो अभी देखिए यानी हमको अभी तक ठीक लग रहा है, लेकिन आगे के देख लेते हैं क्या हमारे आगे क्या क्या दिया गया है। तो देखिए वाल्मीकि, तो वाल्मीकि में मैं पे भी बड़ी ई की मात्रा बनती है और कै पे बनती है छोटी ई की मात्रा। तो यदि हम वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगला देख लेते हैं ऑप्शन सी। तो जब हम उज्ज्वल की बात करते हैं तो ये होता है उज्ज्वल, तो यानी कि दोनों जय आधे बनेंगे और बिना पेट चीरा हुआ बनेगा और ले, कुछ इस प्रकार से आपका उज्ज्वल आपको देखने को मिलेगा। और जब हम द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व नहीं होता है, ये होता है आपका दोस्तों द्वंद्व। तो यानी कि ये जो वह है ये दोनों दय के अंदर देखने को आपको मिलने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के साथ हमको जाना है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमको यहाँ पर बताना है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अक्षवाट, अक्षोर,
अक्सरोट या असरोट? तो फटाफट से आप लोगों को बताना है कि हमारा अखरोट शब्द का तत्सम रूप। अखरोट कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेगा कि अखरोट किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, इस तरह से आपको दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अखरोट का होता है अक्सोर। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैवर्त। कैवर्त शब्द का तद्भव शब्द बताना है। पीछे हमने तत्शब्द बताया, इस बार हमको तद्भव बताना है। तो कैवर्त मल्लाह होता है, केवट नाविक या केवल। तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों केवट। कैवर्त का तद्भव शब्द रूप केवट। अगला आ जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द की बात अगर की जाए तो सुंदर, अंगूठा, फटाफट या फिर साइकिल। देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई कुछ पता नहीं होता। तत्सम शब्द की उत्पत्ति का पता है, संस्कृत शब्द है। तद्भव शब्द संस्कृत से परिवर्तित शब्द। विदेशी शब्द इंग्लिश, फ्रांस, डच, इस प्रकार के शब्द उर्दू, फारसी। और बचे देशज शब्द। देशज यानी कि जो देसी शब्द होते हैं, और देसी शब्द जो हमारे स्वयं के द्वारा बना दिए गए हैं, जैसे लोटा, डिबिया, इस प्रकार के शब्द। तो यहाँ पर आपको कौन सा शब्द मिल रहा है इस प्रकार का? फटाफट। तो यानी कि तुरंत शब्द अलग हो गया, और फटाफट यानी कि स्वयं के द्वारा बनाया हुआ आम बोलचाल की भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन है दुस्साहस। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? दुस षटकोण वाला से होगा, आधा से और बड़ा से होगा, दुस्सा होगा या दुस? तो फटाफट से बताना है राइट आंसर। तो देखिए दुस्साहस में बनेगा छोटा वाला से, वो भी हलंत के साथ। तो यानी कि हमको जाना है ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पहले उपसर्ग बता दिया है, अब प्रत्यय बताना है। लठैत शब्द में प्रत्यय शब्द बताइए। लठैत में तय होगा, यदि हमारा तय होता है तो देखिए जैसे दुस प्लस के साहस हमने निकाल दिया था, यानी कि साहस मूल शब्द हो गया। उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़े शब्द उपसर्ग शब्द, और मूल शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द प्रत्यय शब्द। इसी प्रकार से जब हमको लठैत निकालना है, तो देखिए अगर आप तय निकालोगे तो ये हो जाएगा लठई प्लस के तय। तो क्या ये आपको सही लग रहा है? अगर आप लठैत निकालते हो तो लठ प्लस के एत निकल जाएगा। अगर ये वाला ए निकालते हो तो लठे प्लस के एत निकल जाएगा। और ये ठैत निकालते हो तो ले प्लस के ठैत निकल जाएगा। अब आपको बताना है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में बताइए फटाफट। तो देखिए अभी तक हमारा लठ प्लस के एत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल उपयुक्त होगा। तो हमको जाना है ऑप्शन बी के साथ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ नौका है? अब देखिए इस शब्द पर मैंने आपको काफ़ी बार चर्चा की है। जब भी ये शब्द आता है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ध्यान जरूर देना है, क्योंकि एक तरणी ये है, एक तरणी ये है। तरुण तरण ये दोनों आपके फिजूल हैं। तो देखिए इस तरणी का अर्थ नौका है या इस तरणी का? क्योंकि इनमें से एक तरणी का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है आपका तरणी। अब बताना यह है कि इसमें से सूर्य का कौन सा है, और हमारा नाव यानी नौका होती है नाव, नाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए छोटी की, देखिए सूर्य में इस तरह से लग रहा है, और छोटी ई की मात्रा भी इधर से ही लगती है। तो छोटी ई की मात्रा वाला देखिए ये है डंडा, और रे इधर को लगा, और छोटी मात्रा भी इधर से ही लगती है। तो छोटी मात्रा से हमको ध्यान रखना है सूर्य। नौका देखिए नाव, नाव आ रहा है आपका, तो नाव यानी कि बड़ा आ, नाव में बड़ा है यानी कि दीर्घ है। उसी प्रकार से तरनी, तो नाव वाला या नौका अगर आप लिखोगे तो नौका भी आपकी दीर्घ मात्रा वाला है। तो तरनी यानी कि बड़ी ई, और बड़ी ई पर भी हमको दीर्घ मात्रा लगती है। तो यदि बड़ी ई की बात की जाए तो आपकी नाव हो जाएगी, और छोटी ई की बात की जाए तो आपका हो जाएगा सूर्य। उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, और आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये डिफरेंस मैंने आपको पर्यायवाची शब्द में भी समझाया था।
अगर आपने पर्यायवाची शब्द नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लेना है, आपका कन्फ्यूजन सारा का सारा दूर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव, महादेव कौन होते हैं? महादेव हैं शंकर भगवान। तो शंकर भगवान का पर्यायवाची शब्द होता है गरुण ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर या विशंभर। तो बताना है आपको कि चंद्रशेखर होगा या विशंभर होगा या गरुण ध्वज होगा या फिर नारायण होगा। अगर महादेव की बात की जाए तो महादेव होते हैं भोलेनाथ, और चंद्रशेखर जिनके शिखर यानी कि शेखर यानी सर पर, जिनके सर पर चंद्रमा हो तो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। तो शंकर भगवान के ही चंद्रमा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन द्रव्य होता है, अजा, संपदा या दौलत। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दौलत। तो देखिए, धन द्रव्य भी होता है, संपदा दौलत आपको पता ही है। दो शब्दों में आपको कंफ्यूजन था, तो मैं आपको बता दूं कि धन का अजा पर्यायवाची शब्द नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तीन आपके सही होंगे, जो गलत है वही बताना है। सबसे पहला आता है आमिष का विलोम सामिष, आधार का आधे, बिनत का उद्दत, विपत्ति का संपत्ति। जैसे ही आपने देखा होगा कि आमिष का सामिष, और दूसरा आ जाता है आधार का आधे और उद्दत का बिनत। तो देखिए, उद्दत का होता है दोस्तों विनीत, ना कि बिनत। आमिष का सामिष होता है, और सामिष का कहीं कहीं आपको निरामिष भी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए भी करेक्ट। आधार का आधे यानी कि किसी चीज का आधार हो तो उसका हो जाएगा विलोम आधे, और विपत्ति का संपत्ति। तो कौन सा सही गलत हो जाएगा? उद्दत का विनीत होता है, ना कि बिनत उद्दत। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमको यहाँ पर जाना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54। बताना है कि वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनार्थी शब्द हैं? तो वस्त्र, आकाश, मेघ और बादल को हम अंबर से संबोधित कर सकते हैं, सारंग, गो या ये सभी के सभी आपके गलत हैं। तो जैसे ही आपने देखा होगा अंबर, अंबर क्या होते हैं? अंबर, चीर, बसन, पट ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची हैं। आकाश, अंबर, नभ, व्योम सभी आकाश के हो जाएंगे। मेघ में भी अंबर आता है, और बादल और आकाश में तो आता ही आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो बोलने वाला कौन होता है? बोलने वाला वक्ता होता है, यानी कि प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं हम? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? मैं और हम। तो बोलने वाला कौन होता है? मैं होगा या हम होगा? तुम होगा। मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला। अन्य पुरुष होता है कि कोई अन्य तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही हो। हमसे पूछा है कि बोलने वाले के लिए सर्वनाम, तो हमारा उत्तम पुरुष होगा। सर्वनाम वाला जब चैप्टर आपको कराया था तो वहाँ आपको समझाया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं देखा है तो आपको देखना होगा। जो भी चैप्टर्स होते हैं आप उनकी महत्ता को समझिए, उनको देखिए, तब आपको पता पड़ेगा कि उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है आपके जीवन में। क्वेश्चन नंबर 56। मैं खाना खा चुका हूँ। तो देखिए, खाना खा चुका उसने बोला है, ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपको कि भूतकालिक भेद या जो भी आपके वाक्य होते हैं किस प्रकार का वाक्य है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसने बोला है कि खाना खा चुका हूँ। अब ये सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है? अब बताइए आपका, क्योंकि खाना खा चुकने की बात की गई है, यानी कि आपके पास्ट टेंस की बात की जा रही है। फ्यूचर में खाऊंगा इस तरह से होता, खा लिया है इस तरह से होता आपका वर्तमान में, और खाना खा चुका हूँ ये हो जाएगा आपका भूतकाल में। अब फर्क इतना है कि इसमें कौन सा है, तो खाना खा चुका है, इस हिसाब से आपका हो जाएगा पूर्ण भूत।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है, यानी कि हमारा 57 क्वेश्चन, लेकिन मैं आज आपको इसके सारे के सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। और जो मैं आपको बताता हूँ आज, चाहो तो इसको नोट करके रख लेना, जिससे आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं का शुद्ध रूप होगा। तो देखिए एक बाघ है और एक बकरी है। अब यहाँ पर दिया गया है आपको लिंग के हिसाब से, यानी कि बाद में बकरी दिया गया है, तो बकरी के हिसाब से आपका पीती ही होगा, ये बाघ के हिसाब से होगा पीता है। तो देखिए एक बाघ है और एक बकरी, और एक से अधिक हो जाते हैं हमारे बहुवचन, और बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं हम, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, तो ये आपका गलत है, ये तो आपका स्टार्टिंग में ही दिया गया है। तो बाघ और बकरी पानी पीती हैं, कहाँ पानी पीती हैं, और यहाँ पर एक घाट पर पानी पीती हैं, सभी में पीती हैं दिया गया है। आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर दो की बात की जाए तो आपको पीते हैं ही लगाना है। अगर यहाँ पर होता कि बाघ और शेर, अगर दोनों होते तो आपके पुल्लिंग हो गए, तब आप क्या लगाते, पीता है, तो आपका गलत हो जाता। हमेशा आपको पीते हैं ही लगाना है जब दो की बात की जाए, चाहे वो बाघ बकरी हो, चाहे वो बाघ शेर हो, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, कुछ भी हो, वो हो जाएंगे आपके बहुवचन। तो आपको जाना है बहुवचन के हिसाब से। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द है मर्द, प्रमाण, पिता और पैतृक। अब बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा होगा। अब विशेषण शब्द जिसके बाद में संज्ञा है, सर्वनाम आ जाए। अब यहाँ पर तो हमको संज्ञा ही लगा करके देखनी पड़ेगी। विशेषण शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि विशेषण शब्द क्या होते हैं। विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण शब्द। और यहाँ पर हमको देखना है कि जिसके बाद संज्ञा या सर्वनाम आ जाए तो वो हो जाएगा आपका विशेषण शब्द। आप फटाफट से देखिए कि कौन सा होगा। तो देखिए जब आप पिता की बात करोगे तो पिता आपका हो जाएगा संज्ञा, प्रमाण की बात करोगे ये भी संज्ञा, और मर्द की बात करोगे ये भी संज्ञा। जब आप पैतृक की बात करोगे तो आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा कि क्या पैतृक, तो देखिए पैतृक के बाद लगता है आपका संपत्ति, और संपत्ति होता है आपका संज्ञा। तो पैतृक संपत्ति किसकी की विशेषता बताई, पैतृक ने बताई संपत्ति की विशेषता। अगर आप पिता की बात करोगे तो बोलोगे कि पिताजी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए बहुत अच्छे तो पिताजी की ही विशेषता बता दी कि अच्छे हैं, तो विशेषण की विशेषता थोड़ी ना बताई जाएगी। ये तो यहाँ पर विशेषण थोड़ी ना है, ये खुद ही संज्ञा है। यदि आप ये अगर ये शब्द किसी की विशेषता बताता है तब विशेषण हो जाएगा। किसी चीज़ का प्रमाण होता है कि इसका प्रमाण दीजिए, वह मर्द है, तो यहाँ पर कोई भी विशेषण आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द नृत्य, धर्म, कुटिया। जैसे ही आपने कुटिया पढ़ा, देखिए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझना है, एक वचन बहुवचन समझना है, तो सारी कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो। कि देखिए उसका नृत्य बहुत अच्छा था, बहुत मनोरम था, इस तरह से आप बोल सकते हो। वह किस धर्म का है, जैसे ही आपने देखा कि वह किस धर्म का है, अगर आप इसको दूसरे वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपका लग जाएगा कि वह किस धर्म की है, तो ये आपका धर्म के लिए नहीं होगा। चलिए और एग्जांपल बता देता हूँ, कभी आपको कन्फ्यूजन हो कि उसका धर्म क्या है। अब लड़का हो या लड़की हो तो धर्म के लिए उसका ही आएगा, क्योंकि उसका शब्द का प्रयोग हुआ है धर्म के लिए। आप इसको उसकी नहीं कर सकते। अगर आप करोगे कि उसकी धर्म क्या है तो स्वतः ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जैसे ही आप बोलोगे कि उसकी कुटिया में आग लग गई, तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि उसका कुटिया या कुटिया जल गया। आप ऐसे ही बोलोगे कि कुटिया उड़ गई, कुटिया बहुत अच्छी है, इस प्रकार से। और दीपक तो आपको पता ही है कि पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, वाक्य को पढ़िए तथा कारक के सही भेद का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि हे प्रभु।
आपको जैसे ही ये देखने को मिला, ये क्या है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो देखिए अब ऑप्शन देख लीजिए कि अधिकरण, संबंध, संबोधन और आपका अपदान कारक। तो फटाफट से बता दीजिए कि कौन सा कारक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका संबोधन कारक। विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ भी आता है आपका, तो देखिए और दूसरा दिया गया है कि मेरी इच्छा पूरी करो, तो संबोधित किया जा रहा है प्रभु को, भगवान को संबोधित किया जा रहा है कि मेरी इच्छा पूरी करो। और एक्सक्लेमेटरी साइन भी आपको देखने को मिलेगा, संबोधन चिन्ह भी आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि आधी रात का समय हेतु कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो आधी रात का समय क्या होता है, सर्वरी, विभावरी, निशा या निशीथ। तो देखिए यहाँ पर आपको टिक देखने को मिल ही गया है, निशीथ हो जाएगा आधी रात का समय। अगला क्वेश्चन, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अपत्नीक होगा, वियोगी, विधुर या विपत्नी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसको बोलते हैं विपत्नीक। विधुर होता है यानी कि जिसकी पत्नी मर जाती है, और विधवा होती है जिसका पति मर जाता है, और जो अपनी पत्नी से बिछड़ गया हो वो वियोगी हो जाएगा। और अपत्नीक आपका गलत। अगला क्वेश्चन, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ, रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या चमक का गायब हो जाना। और यदि हम बात करते हैं कलई खुलने की, तो यानी कि आपका भेद खुल गया है, आपने जो अपनी कलाई में छुपा रखा था अब वो हो गया है सभी के सामने उजागर। तो कलई खुलना, भेद खुलना। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है। अब देखिए ये आपके लिए हो जाता है एक टफ, यानी कि आप इसको चलिए मॉडरेट लेवल भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको देखिए लोकोक्ति और मुहावरे जब आपको चुनने को आते हैं तब आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, उसमें कंफ्यूजन आपका बढ़ जाता है। लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ तो आप आसानी से बता देते हो कि इनका अर्थ क्या है, लेकिन जब लोकोक्ति और मुहावरे को चुनने का अर्थ आता है तब आपको गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि लोकोक्ति कौन सी है। आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुलड़ का फूल या कोड़ में खाद होना। तो देखिए लोकोक्ति हो जाएगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, तो देखिए ये जो मिलेंगी आपको कि आसमान पर थूकना, गुलड़ का फूल होना, कोड़ में खाद होना, इनका कहीं ना कहीं आपको विशेष अर्थ देखने को मिलेगा। क्योंकि मुहावरा, मुहावरा आप समझ सकते हो कि जैसे कोई सामान्य स्तर पर बात चलती है तो वहाँ पर आप एक मुहावरा प्रकट करते हो, यानी कि उसको जताने के लिए। जैसे बोलते हो आप कि एक तो था कड़वा, जैसे कोई कटु वचन बोलता है तो उसको सुनाने के लिए, जैसे आप बोलते हो बोलचाल की भाषा में कि ढाल कर सुनाना, तो उस प्रकार से आप मुहावरे का प्रयोग करते हो, तो यानी कि उसका विशेष अर्थ निकलता है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसका सामान्य ही अर्थ निकल जाएगा कि चोर कोतवाल को डांट रहा है, यानी कि गलती उसने की है, और डांट विपरीत यानी कि उल्टा मालिक को ही रहा है। तो देखिए सीधा सीधा अर्थ निकल गया। अब गुलड़ का फूल यानी कि बहुत ही प्रिय, इस तरह से यानी कि इससे अलग, इस सेंटेंस से अलग कोई अर्थ निकलेगा, तो विशेष अर्थ वाला आपका मुहावरा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 65। मातृभूमि सी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। छंद बताना है, सोरठा, सवैया, बरबे या गीतिका। अभी छंद आपको नहीं कराए गए हैं, तो चलिए डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। दो चैप्टर आपके रह रहे हैं, रस और छंद। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, गीतिका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। अलंकार आपको करा दिए गए हैं, अगर अभी भी आप अलंकार गलत करते हो तब तो आपकी कुटाई होनी चाहिए। तो फटाफट से राइट आंसर देना है। अगर आपने अलंकार नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए हिंदी टॉपिक वाइज, वहाँ से जाकर के अलंकार की वीडियोस देख लीजिए। इतनी आसान भाषा में आपको परिवर्तित करके मैंने अलंकार समझाए हैं, और एक एक के साथ 5-5 एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं। अगर आप वो एग्जाम्पल भी याद कर लोगे, उसके बाद 2 क्लासेज आपकी अलंकार की प्रैक्टिस की हुई हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, अलंकार वाली क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट अटेंड करने हैं, उनको देख लीजिए।
100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में ना फंस जाए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। अब आप देख समझ सकते हो कि इतने विश्वास के साथ मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो एक बार जा कर के ज़रूर देखना है। बताना है कि भरतई होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की काजी सी करनी, चीर सिंधु बिन साई। अब फटाफट से बता दीजिए कि उदाहरण अलंकार है दृष्टांत, निदर्शना या व्यतिरेक। क्वेश्चन नंबर 66 का दृष्टांत अलंकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताना है। तो देखिए, छंद और रस दो क्लासेज आपकी रह रही हैं, ये भी बहुत जल्द मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। रचनाएं आपको करा दी हैं, रचना आपको देखनी है तो आप जा कर के देख सकते हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित पंक्तियों में से रस कौन सा है। तो सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। यानी कि कौवा सिर पर बैठा है, दोनों आंख खा रहा है निकाल निकाल करके। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपको किस तरह की भावना उत्पन्न हो रही है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। रौद्र, रौद्र किसका स्थायी भाव है? क्रोध का। बीभत्स, ग्लानि या जुगुप्सा, अद्भुत, विस्मय के अद्भुत, और वीर, उत्साह, वीर। तो यानी कि ग्लानि घृणा से प्रकट हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। जब आप किसी कोई मुर्दा है, मान लीजिए कोई मुर्दा है और कौवा उसके सर पर बैठ करके आंख निकाल के खाएगा, तो आपको घृणा सी होगी यानी कि ईर्ष्या होगी। तो वहां पर आपका बीभत्स रस। अगला क्वेश्चन 68। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक। तो हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर गार्सद तासी। पहले इतिहास लेखक की बात की जा रही है, वो भी हिंदी साहित्य के। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो गार्सद तासी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो रचनाएं आपको कराई हैं, अभी एक ही पार्ट, ओनली एक पार्ट आपको कराया है, और वो भी आपको ट्रिक के साथ रिलेट करके पढ़ाई है। अगर क्लास में ही याद ना हो जाए तब कहना कि सर ने क्या बोला था। तो बताना है कि हिंदी बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, शिव प्रसाद रुद्र या अमृतलाल नागर। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा और रचना वाली क्लास जरूर देख लेनी है। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। अगला है कि तमस के रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म सानी, रांगे राघव या फिर नागार्जुन। तो 70 का फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमस के रचनाकार भीष्म साहनी। आगे आ जाता है आपका गद्यांश। तो अगर आपको गद्यांश भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कल से आपका गद्यांश भी करा दिया जाएगा। आज आपको आप लोग बोलते थे कि सर ज़्यादा क्वेश्चन, तो आज आपके ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए हैं। अगर गद्यांश भी आपको इसमें जोड़ना है तब आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गद्यांश भी कराना है या नहीं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके जाना है, शेयर, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फटाफट से जा कर के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।